नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्रिय चैनल सूरज के क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इतिहास में घटी एक ऐसी घटना की बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद हम सभी आज तक दुखी हैं। दोस्तों, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये कहानी होने वाली है टाइटैनिक की। कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें, जिससे इस तरह की रोचक कहानियाँ, मिस्टीरियस घटनाएं आप मिस ना करें। दोस्तों, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एज वेल एज अगर आप सूरज क्लासेस लिख के सर्च करेंगे तो भी आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। टाइटैनिक की कहानी शुरू होती है 31 मार्च 1909 से, जब आयरलैंड की एक कंपनी व्हाइट लाइन ने एक बहुत बड़े जहाज को बनाने का फैसला किया। इसने इस जहाज को इतना भव्य बनाने के लिए ठान बैठे थे कि ये जहाज दुनिया में एक सितारे की तरह चमके, एक हीरा बन के चमके। तो इस जहाज का काम शुरू होता है और करीबन 26 महीनों तक ये काम चलता है। इस काम में 3000 एम्प्लॉयज या फिर आप यूं कह लें बनाने वाले इसे दिन रात मेहनत से पूरे दिल से काम करते हैं और आखिरकार वो दिन भी आता है जब ये जहाज बनकर तैयार हो जाता है। 2 अप्रैल 1912 का वो दिन था जब ये जहाज पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका था। कहते हैं ना कि जब कोई चीज बनाई जाती है तो आगे होने वाले घटनाक्रम के बारे में शायद किसी को पता नहीं था कि इस जहाज की तकदीर में क्या लिखा हुआ है। आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में इस जहाज के साथ क्या बीतेगी वो शायद यहाँ पर कोई भी नहीं जानता था। लेकिन इस जहाज को बनाने वाले जो इंजीनियर्स थे, जिन्होंने इस जहाज का डिजाइन किया था, उनकी अगर कॉन्फिडेंस की बात की जाए तो वो ये कहते थे कि इस जहाज को अनसिंकेबल कहा जा सकता है, जिसका हिंदी में ये अर्थ होता है कि कभी ना डूबने वाला जहाज। कभी ना डूबने वाला जहाज, अनसिंकेबल। इस जहाज की अगर संरचना की बात करें तो ये जहाज करीबन 882 फीट 9 इंच लंबा, उसी के साथ 175 फीट ऊंचा था। इस जहाज में जो कीमत लगाई गई वो उस समय के $7.5 मिलियन थी, जो आज के टाइम में करीबन 145 मिलियन के करीब रहेगी। बहरहाल बात करते हैं इस जहाज के पहले और अंतिम सफर की। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस जहाज ने जो अपना पहला सफर तय किया था वही इस जहाज का अंतिम सफर भी था। इस जहाज ने अपना पहला सफर 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए तय किया था, जो शायद कभी पूरा नहीं होने वाला था। इस सफर की अगर किलोमीटर की बात करें तो ये करीबन 5507 किलोमीटर लंबा सफर होने वाला था। इस जहाज में अगर यात्रियों की कैपेसिटी की बात की जाए तो 3500 के करीब यात्री एक साथ इस जहाज पर सफर कर सकते थे। उस समय जो इस जहाज में यात्रियों की और क्रू मेंबर्स की गणना करें तो करीबन टोटल 2223 लोग सफर कर रहे थे, जिसमें से 908 क्रू मेंबर्स थे और बाकी के पैसेंजर्स। यह जहाज अपने समय का एक अद्भुत जहाज हुआ करता था। इस जहाज की फैसिलिटी और लग्जरियस लाइफ की बात करें तो इस जहाज हर तरह की फैसिलिटी से संपन्न था। इस जहाज में स्विमिंग पूल, कसरत करने के लिए जिग्नेशियम, बच्चों के खेलने के लिए मैदान, एक फूड कोर्ट, एक अच्छा बड़ा होटल और रेस्टोरेंट, उसी के साथ इस जहाज में और भी छोटी मोटी कई तरह की लग्जरियस शॉप्स, दुकानें और बहुत सारी चीज़ें थी जो एक आम आदमी को और एक अच्छी क्लास के आदमी को जीने के लिए, रहने के लिए ज़रूरी होती है। अब बात करते हैं इस जहाज के सफ़र की। तो ये जहाज अपना सफ़र, जैसा कि मैंने बताया, 10 अप्रैल 1912 को तय करता है और 10 अप्रैल 1912 के बाद ये जहाज अपनी मंजिल में आने वाले समय में करीबन 5 दिनों में पहुंचने वाला था। इस जहाज
में सफ़र करने वाले यात्रियों की बात करें तो यात्री काफ़ी एक्साइटेड थे, और इस जहाज़ में जब वो चढ़े और जिस समय पर इस सफ़र की शुरुआत हुई तो उस समय इस जहाज़ को सिर्फ देखने के लिए, जिसे हम कहते हैं ऑडियंस, देखने के लिए 1 लाख लोग जमा हो गए थे। 1 लाख, आप समझ सकते हैं आज के समय में काफ़ी बड़ी संख्या है कि एक जहाज़ को देखने के लिए इतने लोग जमा हुए। एक और रोचक फैक्ट की बात की जाए तो इस जहाज़ के साथ एक और जहाज़ था जो इसी के जैसा बिल्कुल बनाया गया था, जिसका नाम था ओलंपिया, जिसे इसकी छोटी बहन के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए आइए अब उस दिन की बात कर लेते हैं जब इस जहाज़ ने अपना अंतिम समय बिताया। रात का समय था, करीबन 11:40 का। सारे यात्री पूरे दिन की थकान से आराम से अपने बिस्तर पर सोए हुए थे। उसी के साथ 14 अप्रैल 11:40 का समय हो रहा था। सारे यात्री सोए हुए थे। उसी समय जहाज पर 2 वॉचमैन तैनात किए गए थे जो आने वाले रास्ते पर नजर रखे हुए थे। इन 2 वॉचमैनों का काम यही था कि आने वाले रास्ते पर नजर रखी जाए, आगे कोई दुर्घटना ना हो जहाज को। समय कुछ ऐसा था कि वो रात्रि काफी काली और गहरी थी। उसका रीजन ये था कि ये एक अमावस्या की रात थी, और ये अमावस्या की रात्रि इस वजह से थी क्योंकि ये दिन था 14 अप्रैल का। अब सारे यात्री जहाज में आराम से निश्चिंत होकर सोए हुए थे। 11:40 का समय हो चला था। अचानक से जो 2 वॉचमैन्स हैं उनको एक सफ़ेद शिला सामने दिखाई देती है। वो लोग इस सफ़ेद शिला को देखकर समझ जाते हैं कि आगे कुछ बहुत बड़ा हर्डल है। हर्डल का मतलब कि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है जिससे जहाज पार नहीं कर सकता। तुरंत ही वो एक इमरजेंसी बेल बजाते हैं और अपने जहाज में जितने भी क्रू मेंबर्स हैं सबको इत्तला करते हैं कि आने वाले रास्ते में जो हर्डल है वो जहाज को हानि पहुंचा सकता है। तुरंत ही हमें जहाज को रोकने की या किसी भी दुर्घटना से बचने के संभावित प्रयास करने चाहिए। तुरंत ही जो जहाज के कैप्टन होते हैं वो डिसीजन लेते हैं कि जहाज को लेफ्ट साइड पर मोड़ा जाए, जिससे कि वो जो सामने आइसबर्ग था उससे बचा जा सके। सारे प्रयास कर लिए जाते हैं। ये समय बस इनके लिए बहुत कम था क्योंकि ये बहुत क्लोज आ चुके थे उसके आइसबर्ग के। अब जितना कोशिश हो सकी इन्होंने जहाज को मोड़ा, लेकिन अंततः ये ज़्यादा नहीं मोड़ पाए और जहाज उस आइसबर्ग को क्रॉस करते करते उसके राइट साइड में आइसबर्ग के साथ एक कांटेक्ट हो जाता है, और इस कांटेक्ट के चलते जहाज के नीचे की तरफ से काफ़ी बड़ा डैमेज होता है। इस जहाज की संरचना कुछ इस तरह से की गई थी कि इसमें 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे। वाटर टाइट कंपार्टमेंट का मतलब होता है जिसमें पानी की एक बूंद भी नहीं जा सकती, और जहाज को ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट ही थे जो पानी पर फ्लोट रखने के लिए, पानी पर तैराने के लिए काफ़ी ज़रूरी थे। इन वाटर टाइट कंपार्टमेंट की मदद से ही इंजीनियर्स ने इस जहाज का नाम अनसिंकेबल रखा हुआ था, कभी ना डूबने वाला जहाज। हुआ यूं कि दुर्घटना होने के बाद जब जहाज की जांच की गई तब पाया गया कि जहाज में 5 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में पानी भर चुका है। तुरंत ही कैप्टन ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई, सारे जितने भी इंजीनियर्स थे सबको बुलाया और जहाज की सारी ड्राइंग्स चेक की गई। निष्कर्ष यूं निकाला गया कि अगर 5 के बजाय थोड़े कम कंपार्टमेंट में पानी भरता तो जहाज कभी नहीं डूबता, लेकिन जैसा कि 5 कंपार्टमेंट में पानी भर चुका था, इसका अर्थ ये था कि जहाज के आगे के साइड काफ़ी पानी भरने वाला था, और जब आगे की तरफ पानी भरेगा तो पानी नीचे से ना होते हुए ऊपर से अपना रास्ता बना लेगा और जहाज को डुबो देगा। निश्चित ये हुआ कि जहाज अब बस चंद घंटों का मेहमान है इस समुद्री सतह पर। जहाज को डूबने में जितना समय लगेगा उसका एस्टिमेशन जब निकाला गया तो वो करीबन 2 घंटे 40 मिनट का निकला। अब कैप्टन के पास एक दुविधा थी कि जहाज पर जो लाइफ बोट्स थे वो पर्याप्त नहीं थे। जहाज पर 2223 लोग सवारी कर रहे थे, लेकिन लाइफ बोट्स की संख्या की बात करें तो करीबन 20 ही थे। जहाज पर इन यात्रियों की संख्या को मद्देनजर रखते हुए
लाइफ बोट्स की संख्या करीबन 65 होनी चाहिए थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इंजीनियरिंग का ओवर कॉन्फिडेंस कि जहाज कभी नहीं डूब सकता, इस वजह से एक्स्ट्रा लाइफ बोट ले जाने का क्या अर्थ। तो इस वजह से लाइफ बोट्स की संख्या कम रखी गई और शायद यही रीजंस था कि जहाज पर मौतों का आंकड़ा बढ़ने वाला था। उस अमावस्या की काली मनहूस रात्रि को जहाज पर जितने भी यात्री थे वो सभी धीरे धीरे करके डूबने लगे। पूरे जहाज पर अफरा तफरी मच गई। जहां देखें वहां जो लोग जान बचाने के लिए भागते फिर रहे हैं। लेकिन एक बहुत अच्छा इंसिडेंट भी जहाज पर हो रहा था कि जहाज पर जो क्रू मेंबर्स थे उनमें से कुछ संगीत बजा रहे थे, जिससे कि लोगों का हौसला बढ़ाया जा सके और इस जीवन की अंतिम घड़ी में उन्हें कुछ सुखद पल भी दिए जा सके। जहाज पर जितने भी लोग थे उनमें से करीबन 700 लोगों को ही बचाया जा सका। बाकी लोग अनफॉर्चुनेटली मारे गए। जहाज में जितने भी 700 लोग बचाए गए थे और जो लोग मारे गए थे उसमें से अगर बात करें क्लासेस की, तो फर्स्ट क्लास में से जितने भी लोग थे उसमें से 60%, सेकंड क्लास के 42% और थर्ड क्लास के मात्र 25% लोग ही बचाए जा सके। कहा यह भी जाता है कि थर्ड क्लास वालों को तो लाइफ बोट्स तक पहुंचने ही नहीं दिया गया और उन बेचारों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 2 घंटे 40 मिनट बीत जाते हैं और टाइटैनिक समुद्र में समाधि ले लेता है। ये करीबन हो रहे थे रात के 2:20 का समय, जब टाइटैनिक पूरी तरह से समुद्र में डूब चुका था। टाइटैनिक में होने वाली मौतों की वजह जानी जाए तो मौतों की वजह डूबने की वजह से ना होते हुए उस समय समुद्र के तापमान की वजह से थी। उस समय पानी का तापमान जो करीबन -2 डिग्री पाया गया। इसी वजह से लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा डेथ्स हुई। जब टाइटैनिक में दूसरे दिन जहाज पहुंचे और बॉडीज को रिकवर करने के लिए, तो जितने भी लोग वहां मारे गए थे उसमें से मात्र 337 बॉडीज ही रिकवर कर ली गई। और ये भी एक रहस्य बना हुआ है कि इतनी कम बॉडीज क्यों रिकवर हुई, बाकी बॉडीज कहाँ गई किसी को नहीं पता। टाइटैनिक मौत के आंकड़ों की बात की जाए तो करीबन 1517 लोगों ने इस जहाज पर अपनी जान गंवाई। सवाल ये उठता है कि टाइटैनिक में होने वाली मौतों का जिम्मेदार कौन। एक बहुत ही डीप एनालिसिस इस पर हुआ। आपको एक चीज और मैं बताता चलूं कि टाइटैनिक डूबने के बाद बहुत सालों तक इस जहाज को ढूंढने के लिए समुद्र में ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन किसी भी ऑपरेशन को 1985 से पहले सफलता नहीं मिली। ये जहाज समुद्र में इतनी गहराई में जा चुका था कि इस जहाज को ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब वो समय भी आ गया 1985 का, जब इस जहाज को ढूंढ लिया गया। अब इस जहाज को ढूंढने के बाद इस जहाज की एनालिसिस शुरू होती है, इस पर रिसर्च शुरू होती है। सारे पॉइंट्स को ढूंढा जाता है, टंटोला जाता है कि यहाँ पर गलती क्या हुई। इससे पहले जो थियरीज बनाई जा रही थी कि टाइटैनिक में एक खराब मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, टाइटैनिक जहाज कैपेबल ही नहीं था, वो सारी थियरीज को एक मुंहतोड़ जवाब मिला जब इस जहाज को ढूंढा गया। जहाज में जितने भी एलिमेंट्स थे सबको वर्चुअली कनेक्ट करके देखा गया कि जहाज डूबने की असल वजह क्या रही। तो एक वजह ये सामने आती है कि टाइटैनिक जहाज की रफ्तार उस समय काफ़ी ज़्यादा थी जिस समय यह आइसबर्ग से टकराया। जहाज किसी भी मटेरियल का बना हो, लेकिन जब वो टकराव हुआ उस समय कोई भी मटेरियल दुनिया का उस टकराव को झेलने के सक्षम नहीं हो सकता था। यहाँ पर कैप्टन को करीबन 6 बार वार्निंग्स दी गई थी कि आगे आइसबर्ग है, लेकिन कैप्टन शायद कोई एक नया रिकॉर्ड बनाने के चलते इस जहाज की स्पीड को कम नहीं करना चाहते थे। ये एक बस मात्र वजह दी जाती है कि टाइटैनिक इस वजह से डूबा। हालांकि कहा यह भी जाता है कि जो वॉचमैन ऊपर रखे गए थे जहाज के, उन्होंने भी लापरवाही बरती और इसी वजह से वो उस आइसबर्ग को उस समय नहीं देख पाए जिस समय उन्हें उसे देख लेना चाहिए था। कहा यह भी जाता है कि टाइटैनिक के आइसबर्ग को अगर मात्र 30 सेकंड पहले देख लिया जाता तो टाइटैनिक में इतनी मौतें नहीं होती और टाइटैनिक कभी नहीं डूबता। एक थियरी यह भी कहती है कि टाइटैनिक साइड से टक्कर लगने की बजाय अगर सामने से टकराया होता तो भी टाइटैनिक कभी भी नहीं डूबा होता, क्योंकि जहाज की रचना काफी ज्यादा मजबूत बनाई गई थी। एक भयानक थियरी यह भी सामने आती है कि टाइटैनिक में मौतें होने के बाद वहां पर उन लोगों पर शार्क का अटैक हुआ
और काफ़ी लोग उन सार्क के अटैक से दर्दनाक मौतें मारे गए। कहा यह भी जाता है टाइटैनिक में जितने लोग भी बचे वो कभी भी अपनी ज़िंदगी को सुख शांति से नहीं जी पाए, क्योंकि उनके जहन में जो टाइटैनिक की यादें थीं वो उन्हें हमेशा निराश करती रहती थी। और इस हादसे के बाद कई लोगों ने सुसाइड भी अटेम्प्ट किए। दोस्तों, ये तो थी एक दुखद दर्दनाक घटना एक बहुत ही विशालकाय महान जहाज की जिसका नाम था टाइटैनिक। आपको ये स्टोरी कैसी लगी और आपको क्या लगता है इस स्टोरी के बारे में कि टाइटैनिक की असल वजह क्या रही है डूबने की? और टाइटैनिक के बारे में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हमने जितनी भी आपको जानकारी दी है, हो सकता है आपके पास कुछ और फैक्ट्स भी हों। हम आपको वेलकम करते हैं कि आप वो फैक्ट्स भी हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सूरज की क्लासेस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की रोचक स्टोरी के साथ। धन्यवाद। वंदे मातरम। सी यू अगेन।